सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। क्लास की हम शुरुआत करेंगे। खुशी की बात यह है कि आज हमारी नई यूनिट स्टार्ट हो रही है और उसका नाम है ईथोलॉजी। ठीक है, सिलेबस में आपके यूजी लेवल की ये 7वीं नंबर की यूनिट है। ठीक है, और इसमें क्या कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा जो आपके सिलेबस में दे रखा है। उसमें टाइप्स ऑफ एनिमल बिहेवियर में हमें फीडिंग, लर्निंग, इंस्ट्रक्टिव, मोटिवेटेड, सोशल एंड रिप्रोडक्टिव, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि सिलेबस में मेंशन कर रखी हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम ईथोलॉजी की शुरुआत करेंगे। तो ये जो ईथोलॉजी है इज वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट ब्रांच ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी की मोस्ट रिसेंट ब्रांच कौन सी है? ईथोलॉजी है। ठीक है, ईथोलॉजी के दौरान जंतु व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यानी जब ईथोलॉजी पढ़ना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? एनिमल बिहेवियर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ईथोलॉजी की ब्रांच में एनिमल बिहेवियर का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले इसके वर्ड को डिस्कस करूँ। ईथोज का मतलब होता है हैबिट। हैबिट यानी आदत, आदत यानी बिहेवियर। हम नहीं कहते कि और ये फलाना फलाना का जो बिहेवियर है वो कैसा होता है, बहुत अच्छा है। किसी का अरे उसका उसका उसकी बात कर रहे हो क्या? उसका बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम इस तरीके से बात करते हैं ना, मतलब आदत, आदत ही क्या होता है? बिहेवियर होता है। ठीक है, लोगस का मतलब यहाँ पर क्या होता है? स्टडी होता है। यानी यहाँ पर एनिमल बिहेवियर की क्या की जाएगी? स्टडी की जाएगी। भाई हैबिट क्या होती है? आदत होती है, और आदत ही क्या होता है? बिहेवियर होता है। और इस बिहेवियर की यहाँ पर क्या की जाएगी? स्टडी। तो बिहेवियर किसका? बिहेवियर किसका? एनिमल का। यानी यहाँ पर जंतु व्यवहार का क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। ईथोलॉजी के दौरान जंतु व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे देखो। अब देखो, अब जंतु व्यवहार का अध्ययन तो किया जाता है, लेकिन व्यवहार क्या होता है इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर देख लो। बिहेवियर क्या होता है? देखो, पर्यावरण में उपस्थित उद्दीपन यानी स्टिमुलस के प्रति जीव किस प्रकार से अनुक्रिया व्यक्त करता है, उसे क्या कहा जाता है? बिहेवियर कहा जाता है। भाई पर्यावरण है, पर्यावरण में जीव भी होते हैं। वह जीव जब उनके सामने कोई उद्दीपन आता है तो उसके प्रति वो किस तरीके से व्यवहार करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, उसी को ही क्या कहा जाता है? व्यवहार कहा जाता है, बिहेवियर कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, किसी आंतरिक या बाह्य उद्दीपन के प्रति जीव की अनुक्रिया ही क्या होती है? जंतु का व्यवहार होता है। भाई उद्दीपन बाह्य भी हो सकता है और आंतरिक भी हो सकता है। उसके प्रति जीव किस तरीके से अनुक्रिया करता है उसे ही क्या कहा जाता है? व्यवहार कहा जाता है, जंतु व्यवहार कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, जंतु पर्यावरण से क्रिया करते हैं। भाई क्या करते हैं? जंतु पर्यावरण से क्रिया करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं, वहीं दूसरी जाति के जंतु के साथ में भी क्रिया करते हैं, और इसे ही क्या कहा जाता है? जंतु व्यवहार कहा जाता है। समझ आ रहा है? भाई जंतु है, जंतु कहाँ पर रहते हैं? पर्यावरण में रहते हैं, तो वो पर्यावरण से भी क्रिया करेगा। ठीक है, और जंतु आपस में भी क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। अलग जाति के जंतु के साथ में भी क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। तो किस तरीके से उनके साथ में क्रिया करते हैं उसी को ही क्या कहा जाता है? व्यवहार कहा जाता है। और उसी व्यवहार का अध्ययन किस में किया जाता है? ईथोलॉजी में किया जाता है। समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब देखो, जंतु व्यवहार का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया वो किसने किया? चार्ल्स डार्विन ने किया। और कब किया? 1809 और 1882 में। यानी 1809 से लेकर के 82 तक जंतु व्यवहार का जो एक साइंटिफिक तरीके से जो अध्ययन है वो चार्ल्स डार्विन ने किया। और देखो, व्यवहार का अध्ययन तो किया जाता है लेकिन साइंटिफिक तरीके से किया जाता है, उसी को मान्यता दी जाती है। समझ आ रहा है? भाई मोस्ट पॉपुलर उसी को माना जाता है जो साइंटिफिक मेथड से स्टडी की जाती है। तो वो किसने की? चार्ल्स डार्विन ने की। कब की? भाई 1809 से लेकर के 1882 तक। तो फादर ऑफ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर किसको मानेंगे? चार्ल्स डार्विन को मानेंगे। समझ आ रहा है? जंतु व्यवहार के अध्ययन की उत्पत्ति है ना, ये किसने की? देखो, गिलबर्ट व्हाइट और है चार्ल्स लेरवी।
तो इन्होंने जंतु व्यवहार के अध्ययन की उत्पत्ति की। तो लेकिन फादर किसको मानेंगे? चार्ल्स डार्विन को मानेंगे, क्योंकि उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से क्या की थी? स्टडी की थी। डार्विन की कुछ बुक्स हैं यहाँ पर, ये देखो। तो ये बुक्स के नाम आपको याद रखने हैं। 2 बुक उन्होंने एनिमल बिहेवियर पर लिखी। पहली कौन सी है? देखो, द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन इन मैन एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये 18, देखो डेट भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, नाम भी आपको ध्यान रखना है। ये 1872 लिखा हुआ मिलेगा कुछ आपको बुक में, और कुछ में 1873 मिलेगा। लेकिन जो रीना माथुर की जो बुक है एनिमल बिहेवियर की, जो सबसे पॉपुलर बुक है मानी जाती है, तो उसमें 1872 दे रखा है। बाकी कुछ में आपको 1873 भी मिल सकता है। तो आप 1872 आए ऑप्शन में, तो 1872 कर देना। 72 लिखा होगा, और 73 नहीं है तो 72 करना है, बाकी 72 नहीं है तो 73 करना है। दोनों ही आ जाए तो 72 करना है। ठीक है, अब देखो दूसरी है यहाँ पर, द डिसेंट ऑफ मैन इन रिलेशन टू सेक्स। ये 1871 में उन्होंने लिखी थी। तो 2 बुक हैं उनकी। 2 कौन कौन सी हैं? द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन इन मैन एंड एनिमल्स। ठीक है, द डिसेंट ऑफ मैन इन रिलेशन टू सेक्स। ये 2 बुक एनिमल बिहेवियर पर डार्विन साहब की हैं, जो आपको ध्यान रखनी है। आगे देखो, मॉडर्न इथोलॉजी विज्ञान के जनक कौन है? निकोटीन बर्जन और कार्ल वॉन फ्रिश। ये फोन लिख दिया, वॉन कर लेना यहाँ पे, वॉन। ठीक है, कार्ल वॉन फ्रिश। और तीसरा यहाँ पर कॉनरेड लॉरेंज हैं, जिनको मॉडर्न इथोलॉजी विज्ञान के क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। ठीक है, इन्होंने जंतु व्यवहार का सही परिप्रेक्ष्य में क्या किया? अध्ययन किया। किसने किया? निकोटीन बर्जन, कार्ल वॉन फ्रिश और कॉनरेड लॉरेंज ने। और इसी वजह से इनको नोबेल प्राइज भी मिला। कब? 1973 में। अब यहाँ पर कुछ एनिमल बिहेवियर की शाखाएं यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, जंतु व्यवहार से संबंधित कुछ शाखाएं हैं। तो देखो, पहली जो शाखा है वो इको इथोलॉजी है। अब देखो, इको का मतलब क्या होता है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी। ठीक है, यहाँ पर पारिस्थितिकी व्यवहारिका, यहाँ पर ये जो ब्रांच है वो कौन सी है? पारिस्थितिक व्यवहारिकी यानी इको इथोलॉजी। अब किसी जाति के व्यवहार व उसके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का यहाँ पर क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाता है। भाई, कोई एक जाति है, उसका व्यवहार, और वो पर्यावरण में रह रही है। भाई, पर्यावरण में कोई एक जाति रह रही है, तो उस जाति के जीवों के बीच और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का यहाँ पर क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। किसमें? इको इथोलॉजी में। भाई, इको का मतलब क्या होता है? पारिस्थितिकी होता है। इथोलॉजी का मतलब क्या होता है? व्यवहार का अध्ययन होता है। तो यहाँ पर पारिस्थितिकी व्यवहारिक का क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। अब देखो, जो दूसरी है व्यवहारिकी कार्य की, इसको बिहेवियर फिजियोलॉजी या फिर इथोफिजियोलॉजी भी कहा जाता है। यहाँ पर व्यवहार कार्य के आधार से संबंधित है। ठीक है भाई, यहाँ पर जो व्यवहार कार्य की का क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। किसका? जीवों की बात चल रही है, जंतुओं की बात चल रही है। ठीक है, तीसरी जो यहाँ पर ब्रांच है वो इथोन्यूरोलॉजी है, या फिर इसको न्यूरो इथोलॉजी भी कह सकते हो, एक ही बात है। इथोन्यूरोलॉजी या फिर न्यूरो इथोलॉजी। ठीक है, अब न्यूरो आता है तो तंत्रिकी व्यवहार से संबंधित होता है ये। भाई, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तंत्रिकी व्यवहारिकी कहते हैं। तो इसमें क्या कुछ होता है? देखो, संवेदी प्रक्रमों या फिर क्रियाएं बोलो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित है जो किसी व्यवहार के कारण होते हैं। भाई, जंतुओं का जो क्या है? सेंसरी प्रोसेस है, और ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसका यहाँ पर क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, रोल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी प्रोसेस इन एनिमल बिहेवियर। भाई, जंतु इनके प्रति किस तरीके से व्यवहार करते हैं, उनका यहाँ पर क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, अगली जो यहाँ पर ब्रांच रहेगी वो इथो एंडोक्राइनोलॉजी रहेगी। हिंदी में इसको व्यवहारिकी अंतःस्रावी स्राविकी
बोलते हैं। अब देखो एंडोक्राइनोलॉजी तो आपके दिमाग में आना चाहिए, हार्मोन से रिलेटेड है। तो इस शाखा के अंतर्गत जंतु व्यवहार और हार्मोन के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इथोजेनेटिक्स, अब जेनेटिक्स आ गया, यानी आनुवंशिकी का यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। अब इथोजेनेटिक्स व्यवहारिकी आनुवंशिकी, यानी व्यवहार का आनुवंशिक आधार का यहाँ पर क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। जीवों के व्यवहार के आनुवंशिक आधार का यहाँ पर क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। और अगली जो है यहाँ पर ब्रांच वो है ह्यूमन ईथोलॉजी, यानी मानव व्यवहार का यहाँ पर क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये जो ब्रांच है ये मोस्ट रिसेंट ब्रांच ऑफ ईथोलॉजी। जूलॉजी की कौन सी है, ईथोलॉजी। ठीक है। ईथोलॉजी में इतनी सारी ब्रांचेज हैं, ये यहाँ पर क्या है, मोस्ट रिसेंट ब्रांच ऑफ ईथोलॉजी। कौन सी, ह्यूमन ईथोलॉजी। ठीक है। अब देखो, फिर से देखो एक बार इसकी ब्रांच को देखो, इको ईथोलॉजी। इको का मतलब क्या होता है, पारिस्थितिकी होता है। यहाँ पर जो पर्यावरण के बीच जो जाति रह रही है उसका किस तरीके से बिहेवियर होता है, उनके अंतर संबंधों का यहाँ पर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। व्यवहारिकी कार्य की, यानी व्यवहार के आधार का यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। ठीक है। देखो नाम से पता चल रहा है ईथोन्यूरोलॉजी। अब न्यूरोलॉजी है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि तंत्रिकी व्यवहारिकी से रिलेटेड है, ये संवेदी क्रियाओं से रिलेटेड है, तो उनका यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। एंडोक्राइनोलॉजी का नाम आते ही आपको समझना चाहिए कि एंडोक्राइनोलॉजी मतलब हार्मोन से रिलेटेड है। तो जंतु व्यवहार और हार्मोन के बीच संबंधों का यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। जेनेटिक्स यानी आनुवंशिक के आधार पर अध्ययन किया जाएगा। ह्यूमन यानी मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। रटने की तो जरूरत है ही नहीं, जैसा जैसा नाम है वैसे वैसे उन सब का अध्ययन किया जाएगा। सीधी सी बात है, सिंपल सी। अब देखो जंतु व्यवहार के प्रकार यहाँ पर देखिए, कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार है भाई। कितने हैं, 2 हैं। एक है इन्नेट और इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, इसको आप जन्मजात कह दो, सहज कह दो, स्वाभाविक कह दो। ठीक है। दूसरा यहाँ पर लर्न बिहेवियर है, यानी सीखा हुआ बिहेवियर। ठीक है। तो जंतु व्यवहार के 2 प्रकार हैं। पहला कौन सा है, ये कौन सा, इन्नेट और इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, और दूसरा है यहाँ पर लर्न बिहेवियर। तो देखो आपने देखा होगा कि कोई छोटा बच्चा होता है, भाई छोटा बच्चा होता है तो बच्चा क्या करता है, अंगूठा चूसता रहता है। अब हमने थोड़ी ना सिखाया था भाई तू जन्म लेते अंगूठा चूसना, ना ना, ये क्या होता है, जन्मजात होता है। कोई भी बच्चा जन्मे वो सबसे पहले अंगूठा मुंह में लेता है ना। तो ये जो उसका बिहेवियर है ये क्या है, एक तरीके का जन्मजात है। ठीक है। और मान लो कि वो बच्चा बड़ा होकर जैसे क्रिकेटर बन गया है ना, या फिर कोई बड़ा आईएएस ऑफिसर बन गया, या फिर कोई और जो भी है, जैसे पॉलिटिक्स में चला गया, तो वो जो चीज़ें हैं उन्होंने यहाँ से सीखी हैं। समझ आ रहा है। या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी हो जो गलत संगत में पड़ गए हो, दारू पीने लग गए हो, मार कुटाई करने लगे हो, तो ये जो बिहेवियर है वो कैसा होगा, सीखा हुआ हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो अगर जिस तरीके के इन्वायरमेंट में रहते हैं बच्चे उसी तरीके का बिहेवियर करते हैं, तो अच्छे इन्वायरमेंट में रहेगा तो अच्छा काम करेगा, बुरे में रहेगा तो बुरा करेगा। बस ये समझाने की तरीके से बता रही हूँ। बाकी हम पढ़ किसका रहे हैं, जंतुओं का पढ़ रहे हैं। समझ आ रहा है ना। ठीक है। अब देखो ये जो इन्नेट और इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है इसको जन्मजात या स्वाभाविक व्यवहार भी कहा जाता है। इसके देखो बहुत सारे नाम मिल जाएंगे आपको। जन्मजात होता है ये, इनबॉर्न, स्टीरियोटाइप यानी रूढ़ प्रारूप होता है, इंस्टिंक्टिव यानी स्वाभाविक होता है, इनहेरिटेड यानी अंतर्निहित, इसी को मूलभूत, पैदाइशी और बुनियादी कहा जाता है। मतलब इन्नेट लिखा हुआ आ जाए मतलब जन्मजात, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर लिखा आ जाए यानी स्वाभाविक, इनबोर्न लिखा आ जाए यानी जन्मजात, स्टीरियोटाइप लिखा आ जाए रूढ़ प्रारूप, इंस्टिंक्टिव लिखा आ जाए स्वाभाविक, इनहेरिटेड लिखा आ जाए अंतर्निहित, मूलभूत, पैदाइशी, बुनियादी। ये सारे के सारे नाम इसी के हैं। मतलब कुछ भी वर्ड आ जाए तो आपको समझना है ये क्या होगा, जन्मजात होगा। ठीक है। तो ये इनमें से कोई भी नाम लिखा हुआ आ सकता है। क्वेश्चन आता है 100%, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं इससे।
अब देखो आगे, जन्मजात या स्वाभाविक सहज व्यवहार के प्रकार देखिए। तो इनमें से ये सारे प्रकार देखने हैं हमें, लेकिन पूरी तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो सारे देखेंगे। देखो, टैक्सेस, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? अनुचलन कहा जाता है। मतलब इसका क्या मतलब है? किसी उद्दीपन के प्रति जीव किस तरीके से गति कर रहा है। मान लो कोई स्टिमुलस आ रहा है और इधर कोई जीव है या फिर एनिमल है, ठीक है, वो इसके प्रति किस तरीके से गति या व्यवहार करता है, उसका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। बाकी देखो आगे हम पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। बस यहाँ पर अभी ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, इसके प्रकार हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा है? टैक्सेस है। दूसरा यहाँ पर रिफ्लेक्सेस है यानी अनुक्रियाएं। तीसरा यहाँ पर क्या है? सहज वृत्ति और मूल वृत्ति है, ठीक है। और चौथा यहाँ पर मोटिवेटेड बिहेवियर है। और पांचवा यहाँ पर काइनेसिस है। छठा यहाँ पर बायोलॉजिकल रिथम है। तीसरा यहाँ पर सर्केडियम रिथम है। आठवां यहाँ पर टेरिटोरियल बिहेवियर है। और नौवां यहाँ पर मैटिंग बिहेवियर। 10वां यहाँ पर सोशल बिहेवियर। और ये है अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर। और ये है एगोनिस्टिक बिहेवियर। तो ये सारे बिहेवियर हैं। देखो, सर्केडियम बिहेवियर का क्या मतलब हुआ कि एनिमल 24 घंटे किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसके बिहेवियर का इसमें अध्ययन किया जाता है। टेरिटोरियल बिहेवियर का मतलब इनकी एक टेरिटरी होती है जिसमें दूसरे जीव को ये पसंद नहीं करते। जैसे 10 लोग हैं तो एक ही जाति के हैं, ये इनकी क्या हो गई, एक टेरिटरी हो गई। और दूसरा इसमें कोई इन्वॉल्व होना चाहता है, मिलना चाहता है, तो ये क्या करते हैं, उसको पसंद नहीं करते, ठीक है। मैटिंग से आपको बताइए कि मैथ्यून से रिलेटेड हो गया ये। बाकी हम सब चीज़ों को इनको डिस्कस करेंगे आगे। अभी बस आपको ये ध्यान रखना है कि जन्मजात या स्वाभाविक सहज व्यवहार के क्या है, ये प्रकार हैं। आगे देखो, ये जो जन्मजात व्यवहार है ये अनुभव पर आधारित नहीं होता। बिल्कुल सही बात है भाई, जो जन्मजात होगा उसको अनुभव थोड़ी ना होगा भाई। जो जीव अभी अभी जन्मा है उसको अनुभव कहाँ से होगा? अनुभव तो तब होगा ना जब वो वातावरण में रहेगा, लोगों को देखेगा, जीवों को देखेगा, उनसे कुछ सीखेगा, वही तो होता है अनुभव। तो ये हम कह सकते हैं जन्मजात व्यवहार अनुभव पर आधारित नहीं होता। ठीक बात है, मुझे तो ठीक लग रही है, आपको कैसी लग रही है? अब देखो, जन्मजात व्यवहार को रूपांतरित भी किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना भाई। जन्मजात व्यवहार है वो अनुभव पर आधारित नहीं होता, लेकिन जो जन्मजात व्यवहार को रूपांतरित किया जा सकता है, ठीक है। जन्मजात व्यवहार आनुवांशिक रूप से पूर्व निर्धारित होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, जो जन्मजात व्यवहार होता है वो क्या होता है, पूर्व से मतलब आनुवांशिक रूप से पहले से निर्धारित होता है। जैसे कि मैं ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि आप हो और आपके पापा है और पापा के पापा है और उनके भी क्या है, पापा हैं, ठीक है। उनमें आपने देखा होगा कि कोई एक आदत जो सेम है वो आपको मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जब आगे वाली जनरेशन आएगी ना, उसमें भी ये क्या आएगी, ये आदत आएगी। तो वो जेनेटिकली होता है। जैसे कि आपके घर में फादर है, उनके बाल उड़ गए, है ना, तो उनका जो बच्चा होगा ना उसके भी बाल उड़ जाएंगे, फिर उनका जो बच्चा होगा ना उसके भी बाल उड़ जाएंगे। आप कितने ही मेडिसिन लगा लो वो बाल नहीं आ सकते, क्योंकि वो जेनेटिक है। ये प्रॉब्लम क्या होती है, जेनेटिकली होता है। अब कितने वो हर्बल वर्बल कुछ भी लगाते रहो, पैसे खर्च करते रहो, बालों को ट्रांसप्लांट कराते रहो, वो प्रोसेस ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वो जेनेटिकली चलती आ रही है, आनुवांशिक रूप से। तो समझ आ रहा है ना कि कुछ ऐसी हैबिट होती है जो कि हम में क्या होती है, जन्मजात होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि एक ह्यूमन बीइंग का वो ले लो, जैसे कि आपके पापा राइट हैंड से खा रहे हैं तो उसका बेटा भी राइट हैंड से होता है, फिर उसका बेटा भी राइट हैंड से खाता है। लेकिन कुछ में ऐसा होता है कि कुछ में लेफ्टी होते हैं, तो उनकी फैमिली में एक ना एक लेफ्टी हैंडेड मिलेगा आपको, लिखेगा लेफ्ट से। तो उसके 2 बच्चे होंगे, उनमें से एक बच्चा क्या लिखेगा, लेफ्ट से लिखेगा, एक बच्चा राइट से लिख रहा है, लेकिन मोस्टली एक बच्चा क्या लिखेगा, लेफ्ट से लिखेगा, अगर उसका फादर लिख रहा है तो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको, जन्मजात व्यवहार है वो आनुवांशिक रूप से पूर्व से निर्धारित होता है, ठीक है। आगे देखो, इस प्रकार के व्यवहार
जाति की उत्तरजीविता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है। इन व्यवहारों प्रतिरूपों को नेचर पीढ़ी द्वारा पीढ़ी चयन करती है। इन व्यवहारों को प्रिडिक्ट भी किया जा सकता है। क्या समझ में आया भाई? ये जो व्यवहार है, व्यवहार का जो प्रतिरूप है, नेचर पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करती है, चयन करती है। यानी नेचुरल सिलेक्शन होता है किसका, व्यवहार का। और इन व्यवहारों को प्रिडिक्ट यानी भविष्यवाणी भी की जा सकती है। भाई कुछ जन्मजात व्यवहार होते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसके आने वाली जनरेशन भी क्या होगी, इस टाइप की होगी। हम पूरा जो आनुवांशिक है हमारे गुण, उनके आधार पर हम कह सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये था अपना यहाँ पर ईथोलॉजी का पोर्शन जो हमने स्टार्ट किया है। बाकी धीरे धीरे मैं आपको अप्रैल वाले, अभी आज कितनी हो गई, 20 हो गई ना, 20 हो गई या 21 हो गई। तो जैसे कल 21 है, मैं 20 को बना रही हूँ ये, तो करवा दूँगी मैं आपको 10 दिन में ये ईथोलॉजी वाला पोर्शन पूरा करवा दूँगी और इसके क्वेश्चंस भी करवा दूँगी। तो बाद में, इसके बाद में मैं सोच रही हूँ कि सेल वाला करवा दिया जाए आपको। सेल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते भी हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो देखो हमने क्या क्या देखा, एक बार ईथोलॉजी में जंतु व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। फिर इथोज वर्ड को हमने डिस्कस किया कि इथोज का मतलब हैबिट होता है, लोगोस का मतलब स्टडी होता है। हैबिट यानी बिहेवियर, यानी यहाँ पर बिहेवियर का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। फिर हमने व्यवहार की डेफिनेशन देखी। ठीक है, और ये सारी कुछ बुक्स हैं डार्विन की, ये देखी हमने। और ब्रांचेज एनिमल बिहेवियर की, ये हमने डिस्कस की। और फिर जो जंतु व्यवहार के जो प्रकार हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक इनेट होता है, एक लर्न्ड होता है। फिर हमने इनेट पढ़ा और आगे हम लर्न बिहेवियर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था। बाकी कल हम अगली क्लास में देखेंगे, इससे आगे का पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।